नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब बीजेपी का धुआंधार प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। जांजगीर चांपा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जागड़े के पक्ष में प्रचार प्रसार करने और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और साथ ही कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी सहित कई दिग्गज नेता सक्ती पहुंचे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सक्ती में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों को जमकर झटका दिया। कांग्रेस नेता सक्ती रियासत के राजा धर्मेंद्र सिंह अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष के सामने बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस नेता और सक्ती जनपद अध्यक्ष राजेश राठौड़ ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, ओपी चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सक्ती के बाद प्रदेश अध्यक्ष और ओपी चौधरी जीजीपुर के लिए रवाना हुए, जहां पूर्व विधायक केशव चंद्रा सहित हजारों की संख्या में लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया। केशव चंद्रा पूर्व में 2 बार जीजीपुर विधानसभा से बसपा के विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र में उनका अच्छा खासा जनाधार है। निश्चित रूप से बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी में शामिल हुए सभी नेताओं का स्वागत किया। लड़ना था जहाँ के ये निवासी है, ये जगह बदल बदल के वहां से पलायन करके यहाँ। देखिए, जनता सब कुछ समझती है और एक भय भी है मन में। तो जिस क्षेत्र में मतलब जहाँ से बहुत बुरी तरीके से वो जो पराजित हुए हैं वहां से नहीं लड़के यहाँ है। अब यहाँ की जनता ने भी ठान लिया भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लोकसभा में निश्चित रूप से और सभी विधानसभा क्षेत्र में अच्छा मार्जिनल जीत मिलेगी। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर भी किरण सिंह देव ने जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी का बड़ा नाम है, मगर विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें ठुकरा दिया। अब वो जगह बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर यहाँ की जनता ने भी ठान लिया कि बीजेपी की प्रत्याशी को जीत दिलाना है। नहीं, देखिए, बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन कांग्रेस में कांग्रेसियों का जो वो है वो भंग हो चुका है। वास्तव में कांग्रेस ने कभी भी न जनता की सुध ली है, न संगठन की सुध ली है, न कार्यक्रमों की, न कार्यकर्ता की। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं पर, प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इस मानसिक के साथ मोदी जी का जो मूल मंत्र है, छत्तीसगढ़ में भी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जिस तेजी के साथ और जो बातें कही थी जनता को विधानसभा चुनाव में, जनता ने बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया, अपने आशीर्वाद दिया और उसकी बातों को उन्होंने पूरा किया सिर्फ 90 दिन में। और न मालूम कितने उनके 50,000 करोड़ से भी ज्यादा के पैसे अलग अलग योजनाओं के हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के खाते में गए। एक भी परिवार छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है जिसको मोदी जी की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 की 11 सीट जीतने के जुनून में बीजेपी धड़ल्ले से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पार्टी में प्रवेश करवा रही है। उन्हें उम्मीद है कि नेता ईमानदारी से पार्टी में कार्य करेंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो नेता लंबे समय से अपनी पार्टी की विचारधारा में चलते हुए बीजेपी को नुकसान पहुंचाते आए हैं, क्या वो इतनी जल्दी बीजेपी की रीति नीति को अपना पाएंगे? और क्या बीजेपी में लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे कार्यकर्ता इन्हें अपना पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की बलरामपुर से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि जंगल किनारे क्लर्क का शव मिला है। दरअसल वाड्फनगर तहसील में था पदस्थ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। मौके से गायब मिला पुलिस का मोबाइल। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। आपको बताते चले बड़ी खबर इस वक्त की बलरामपुर से, जहां पर जंगल किनारे क्लर्क का शव मिला है। वाड्फनगर तहसील में पदस्थ था और सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है। मौके से गायब मिला पुलिस का मोबाइल फोन और पुलिस सभी पहलुओं से जांच पड़ताल में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बलरामपुर से, जहां पर क्लर्क का शव मिला है।
और वडफनगर तहसील में क्लर्क पदस्थ था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले की छानबीन लगातार जारी है। वडफनगर तहसील में पदस्थ था क्लर्क। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं के दमन के साथ में ईडी, आईटी और साथ ही आपको बताते चले कि सीबीआई का दुरुपयोग कर बीजेपी का वसूली एजेंट बना दिया है। जहां चुनाव होते हैं वहां की विपक्षी दलों नेताओं के बीच में और खिलाफ जो है वो झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। महादेव ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर जो है वो षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। महादेव मामले में हमारी सरकार में कई एफआईआर हुई और हमारी सरकार में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि महादेव ऐप बंद किया जाए। बंद हुआ नहीं, बल्कि पिछले बजट में बयान आता है कि वित्त मंत्री का कि महादेव ऐप को शायद जारी रखा जाएगा। आपको बताते चलें कि यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि महादेव ऐप जो है वो बीजेपी का षड्यंत्र है, जिसमें पूर्व सीएम को फंसाने का प्रयास किया गया है। आपको बताते चलें कि यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महादेव ऐप पर जो है वो बीजेपी का षड्यंत्र है। तो बढ़ते आगे, बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र वडफनगर में एक मादा हाथी की मौत मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान स्थानीय लोगों के रूप में की गई है और साथ ही आपको बता दें कि 10 मार्च को वन परिक्षेत्र अंतर्गत मेढारी में एक मादा हाथी का शव वन विभाग को मृत अवस्था में मिला था, जिसमें पोस्टमार्टम उपरांत हाथी की मौत विद्युत तरंग से होना के कारण हुई है और घटना के 3 दिनों बाद वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही आपको बताते चले कि 2 आरोपी अभी भी फरार थे और मुखबिर और पतासाजी में अन्य 2 आरोपियों को भी आज गिरफ्तार कर न्यायालय में भेजा गया है। आपको बताते चलें कि 2 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। ये पूरा मामला बलरामपुर का है, जहां पर मादा हाथी का मौत का मामला सामने आया था, जहां पर विद्युत तरंग से मौत हुई थी और जिसके बाद में 2 आरोपी लगातार फरार चल रहे थे और जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला था और कैसे अभी गिरफ्तारी उनकी हुई है? एक मामला मादा हाथी का विद्युत करंट के द्वारा किया गया था और उसमें से एक आरोपी को 13 तारीख को गिरफ्तार किया गया। शेष 2 आरोपी फरार थे और फरार आरोपियों को आज दिनांक 19/3/2024 को न्यायालय में पेश किया गया। इसके पश्चात विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आपको बताते चले कि बेमेतरा जिला चिकित्सालय में 14 से 20 मार्च तक मुख्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और साथ ही जिसमें लोगों को मुख्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। दांतों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अपने नजदीकी दंत चिकित्सक में जाकर लोगों को दंत चिकित्सक से परामर्श भी लें और साथ ही आपको बताते चले कि मुख्य स्वास्थ्य सप्ताह केंद्र में डेंटल किट का निःशुल्क वितरण भी किया गया। वहीं दंत चिकित्सक का भी कहना है कि एक सप्ताह में लगभग 250 से 500 लोगों के दांत से संबंधी इलाज चिकित्सालय में किए गए हैं। आपको बताते चले कि डेंटल किट का यहां पर वितरण किया गया, मुख्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जांच भी कराई है और साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर डेंटल किट का मुफ्त में वितरण भी किया गया और साथ ही लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा शिविर के माध्यम से। और यहां पर चिकित्सक जो हैं वहां पर पहुंचने के बाद में दंत रोग विभाग जो है वो लगातार अलर्ट है और लोगों को दांत के प्रति और डेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर लगातार जागरूक कर रहा है और बड़ी संख्या में लोग
अपने दांतों का चेकअप कराने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि स्वास्थ्य के प्रति लगातार यहां पर जागरूक किया जा रहा और साथ ही डेंटल किट का भी मुफ्त में वितरण किया गया है। दंत रोग विभाग लगातार सक्रिय है और साथ ही यहां पर लोगों को जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है और डेंटल किट का यहां पर मुफ्त में वितरण भी किया गया है और लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा। मुख्य स्वास्थ्य दिवस के मौके पर यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कैंप लगा के लोगों को दंत रोग विभाग ने तमाम तरह की जानकारियां भी दी। साथ ही लोगों के डेंटल से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका भी जांच करके पता लगाया और लोगों को डेंटल किट का वितरण भी किया है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे और जांच कराने के लिए और जांच कराने के बाद में परामर्श भी दी गई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय बेमेतरा में दिनांक 14 से 20 मार्च तक मुख स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है मुख स्वास्थ्य के प्रति, ताकि दंत संबंधित कोई भी समस्या होने पर जैसे दांतों में सड़न, मसूड़े से खून आना, दांतों का समय से पहले हिलना और जबड़े में कोई भी समस्या होना, मुंह का कम खुलना, बार बार छाले होना, गाल में सफेद लाल चकत्तों का होना, ये सब समस्या होने पर अपने नजदीकी दंत चिकित्सक से परामर्श ले और इलाज करवाएं। और हम इस मुख स्वास्थ्य सप्ताह में अपन डेंटल किट का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जो भी मरीज दांतों का इलाज कराने आ रहे हैं उन्हें हम डेंटल किट में टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ वॉश और टंग क्लीनर प्रदाय कर रहे हैं। ये कितने लोगों का हो चुका है? अभी इस आयोजन में 250 से ऊपर मरीज। खबर बलरामपुर से, जहां पर आपको बता दें कि एक शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा और स्कूली बच्चों के भोजन बनाने में लगाने वाले जलाऊ लकड़ी बच्चे ही लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह मामला जिले के वाडफनगर विकासखंड अंतर्गत एकलव्य आवासीय विद्यालय का है, जहां पर बच्चों के द्वारा जलाऊ लकड़ी जो है वो साइकिल पर लाने का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। मामले में प्रचार ने कुछ भी नहीं कहा है। वहीं छात्रावास अधीक्षक ने बताया कि बच्चे उनके स्कूल के नहीं हैं, उनके पिता बच्चों को भेज देते हैं और इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। और बच्चे भी जो है वो स्कूल के परिसर के प्राथमिक शाला में पढ़ते हैं, लेकिन प्रचार भी नहीं पहचानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा संजय दास नाम है। यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ हॉस्टल वार्डन हूँ, बॉयज हॉस्टल के। जी। यहाँ पे लकड़ी का क्या काम होता है? सर लकड़ी का खाना पीना ही बनता है। बाकी लकड़ी आप कहाँ से और किससे मंगाते हैं? मैं सर हमेशा मैं मंगाता था प्रमोद से। कल फिर वो फोन नहीं उठाने के कारण मैं भैया को बोला, यहीं के जो है काशीराम रामकलाई, सॉरी। कल कुछ बच्चे लकड़ी लेकर आ रहे थे, आपको पता चला था क्या? सर उसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है सर। कल कुछ बच्चे जो लकड़ी लेके आ रहे थे, जी उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? सर मैं तो यही बोलूँगा कि मैं उनके पिताजी को बोला था, वो अपने बच्चे को पकड़ा दिए, ये सब मेरे को मालूम नहीं है सर। उन बच्चों को पहचानते हैं क्या? नहीं, मैं उनको भी नहीं पहचानता हूँ। वो बच्चे आपके स्कूल परिसर के प्राथमिक शाला में पढ़ते हैं? नहीं है सर। जगदलपुर की रहने वाली शिक्षिका इंद्रो टेकाम ने शिक्षा देकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया और इसके लिए उन्हें पीएचडी की उपाधि से नवाजा भी गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर कई ऐसे काम किए हैं जो कल्पना से भी परे होते हैं।
उन्हीं महिलाओं में से एक है कढ़ाई खोदरा जैसे माड़ क्षेत्र में जन्मी इंद्रो टेकाम, जिन्हें राज्यपाल के हाथों पीएचडी की उपाधि मिली है। इंद्रो टेकाम मौजूदा समय में शिक्षिका है, लेकिन इनके शुरुआती जीवन की बात करें तो वो काफी कठिनाइयों से भरा था। घर पर लाइट नहीं होने के बावजूद लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की और आज इस मुकाम तक पहुंच गई है कि दूसरों को शिक्षित कर रही है। कि आप सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं करंजी स्कूल की शिक्षिका, जिनको हाल में ही शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से जो है हिंदी में पीएचडी की उपाधि मिली और स्वयं राज्यपाल ने अपने हाथों से इन्हें वो डिग्री प्रदान किया हुआ है। जी मैम, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार और धन्यवाद, आप मेरे यहाँ तक पहुँचे। आपकी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना नाम और परिचय गोंडी में देना चाहूंगी। नन्ना इंद्रो टेकाम, नावनार कढ़ाई खोदरा, अंतरगढ़ जिला कांकेर, मियाड़ा नन्ना। और जो आपने जो अभी आपको जो उपलब्धि मिली है उसकी शुरुआत आपने कैसे की और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? मेरी उपलब्धि जो मुझे अभी 5 तारीख को मिली, उसके पीछे लंबी कहानी है। उस कहानी को कहने से पहले मैं एक कविता बोलना चाहूंगी और ये मंजू श्रीवास्तव मैडम की है। उलझने क्या खूब थी हर मोड़ पर, उलझने क्या खूब थी हर मोड़ पर नहीं कम था तुम्हारा हौसला, खींच दी कितनी लकीरें भाल पर। आगे वो कहती है, तय किया तुमने भी हर एक फासला, दूर थी मंजिल खड़ी थी उलझने, लक्ष्य आंखों को पता था साधना, एक ही उद्देश्य जीवन का रहा, उलझनों की व्यू को काटना, उलझनों की व्यू को काटना। इस तरह ये मेरी जो उपाधि मिली वहां तक का सफर बहुत उलझनों भरा रहा है। इस सफर को बताने से पहले मैं अपना शिक्षा के बारे में बताऊंगी कि मेरी माँ जो है मेरी आदर्श रही है और बचपन से वो निरक्षर थी, फिर भी हम लोग को पढ़ाई के लिए बहुत प्रेरित किया। मुझे याद है जब मैं 5वीं के बाद हॉस्टल पढ़ने गई थी तो वो मुझे घर आने के बाद छोड़ने जाती थी, तो गेट तक छोड़ देती थी, फिर वापस आती थी, तो मैं उसके पीछे पीछे फिर वापस आती, फिर मेरे को गेट तक छोड़ती थी, फिर उसके पीछे मैं फिर वापस आती। ऐसे 2-3 बार हो जाता था, फिर वो आखिर में मैं अंदर घुसती और वो बाहर आती थी। तो निरक्षर होते हुए भी उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की और पिताजी से भी मैं प्रेरित हूँ। वो भी 5वीं तक उस जमाने के पढ़े लिखे थे और हम बच्चों को पूरी तरह वो पढ़ाना चाहते थे, जिसमें मैं और मेरा एक छोटा भाई आगे निकले पढ़ के, 2 लोग नहीं पढ़े और गांव में उन लोग खेती कर रहे हैं अभी। और अंतागढ़ में मैं 6वीं तक पढ़ी, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक पढ़ी। उसके बाद खेल में सिलेक्शन हुआ और कांकेर में छात्रावास में मैं गई। वहाँ कन्या स्कूल है, अभी भी है, वहीं पर मैं पढ़ी। उसके बाद 12th फिर आई और अंतागढ़ हायर सेकेंडरी से की और कॉलेज के लिए मैं इंद्रू केवट गवर्नमेंट कॉलेज कांकेर को चुना, वहीं मैं पढ़ रही थी। और 2019 उसमें 1994 में 92 में एक पोस्ट निकला साउथ बस्तर के लिए, स्पेशल टीचरों के लिए। जस्ट मैं 92 में 12वीं करी और उसी टाइम निकला था, तो 2 दीदी लोग भर रहे थे वहाँ हॉस्टल के, तो मैं भी फॉर्म भरी और घर में बिना बताए मैं भरी थी। जो पिताजी को बहुत अच्छा नहीं लगा, पर जो है अब भर तो ली और थोड़ा पढ़ाई में ठीक ठाक थी, तो इंटरव्यू में के लिए कॉल लेटर आया और मैं सिलेक्ट भी हो गई। और सिलेक्ट होने के बाद भी पिताजी थोड़े नाराज थे मुझसे, पढ़ाई छोड़ दी, मत अब सर्विस करने जाएगी, जो मैं नहीं चाहता था, ऐसा उन्होंने बोला था। फिर भी मैं बोली चलो अब नौकरी लग गई है तो जाती हूँ, और ऊपर से टीचर की नौकरी बोल के मैं खुश हो गई।
और आ गई। और ये भी सोच था कि अगर टीचर बनती हूँ तो पढ़ाई तो जारी रख सकती हूँ, मैं पढ़ने का शौक तो था ही था। और घर की स्थितियों को देखते हुए और भाई लोग को पढ़ाने की इच्छा से भी मैं आ गई। आने के बाद 94 में 95 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद भी मैं जो है पढ़ाई जारी रखी, प्राइवेट में बीए किया और रविशंकर यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं बीएससी भी कर लूं, क्योंकि 12th मेरा बीएससी था, तो मैंने बीएससी भी किया। क्योंकि साइंस में मेरा रुचि ज़्यादा था, तो मैं सोचा था कि साइंस में आगे बढ़ूं, पर रेगुलर एमएससी नहीं होता, इसलिए मैं एमए की ओर रुख करी और 4 सब्जेक्ट में एमए की। और इस दौरान शादी के बाद पढ़ाई में मेरी मदद मेरे ससुराल वाले भी किए, मेरे पति भी किए। हाँ, पढ़ रही है तो पढ़ो, ऐसे नहीं कि कहीं विरोध आया, जैसे बहुत जगह से आता है कि नहीं अब बस करो, ऐसा नहीं। इसके बाद जो है मेरा बेटा हुआ 96 में। तो उसके बाद भी मेरी पढ़ाई जारी रही, कभी बीएड देती, डीएड देती, फिर बीएड के लिए रायपुर भी एडमिशन ली, राजकुमार उसमें कॉलेज, वहाँ से करी। राजकुमार कॉलेज नहीं, महाविद्यालय रायपुर शंकर नगर से, वहाँ से की। ऐसे करके मतलब जब से निकली सर्विस में आई, फिर भी 1 साल 94 में छूटा होगा। उसके बाद से मैं लगातार ही अभी तक पढ़ाई जारी रखी। और अभी की सफलता आप जानना चाहते हैं तो उसके पीछे लंबी कहानी है, और कम शब्दों में मैं बताना चाहूंगी कि 2013 में 1-2 वाकया हो गया था। मेरा बेटा जो है अब 12th के लिए केपीएस चला गया। इंद्रो टेकाम एक आदर्श है उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। साथ ही वो सीख है उन लोगों के लिए जो जिंदगी की परिस्थितियों के आगे घुटने तक टेक देते हैं। राज्यपाल जी के हाथों आपको उपाधि दी गई, उसका अनुभव कैसा था? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। मैं जो है साइंस पढ़ाती हूँ, तो साइंस के क्षेत्र में मैं बच्चों को, साइंस और स्काउट गाइड दोनों हैं, तो उस क्षेत्र में मैं बच्चों को बहुत जगह ले जाती थी, जिला स्तर में और आगे भी। तो वहाँ जब मैं मुख्यमंत्री या और लोगों के का प्रोग्राम में जाती थी, तो बच्चों के लिए बहुत खुश हो जाती थी। अच्छा, बच्चों के लिए मैं बच्चों को यहाँ लाई, यहाँ दिखाई, मेरे स्कूली बच्चों को, तो वहाँ उन लोग के लिए मैं खुश होती थी। मुझे नहीं मालूम था कि इतने राज्य के प्रथम व्यक्ति के हाथों में इतनी बड़ी उपाधि लूंगी, तो कितना। तो जैसे जैसे मेरे कदम सीढ़ी पर बढ़ते जा रहे थे, तो वहाँ की काफिला को, कभी महामहिम को देखती रही, कभी जो है हमारे कुलपति सर की ओर नजर करती रही, कभी मीडिया की ओर नजर करती रही। और जब सर जो है मुझे उपाधि दिए तो बहुत खुशी हुई। एक अद्भुत क्षण था वो मेरे लिए ही नहीं है, मेरे जैसे गांव की लड़की के लिए उनके हाथों सम्मानित होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी के जैसे जनरेशन में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहें? बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए, छात्र हो या छात्राएं हो, आज के ज़माने में दोनों को पढ़ना ज़रूरी है। पर आज के महिला दिवस के अवसर पर मैं खासकर छात्राओं को, बच्चियों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चियां जो है अभी बहुत आगे बढ़ी हैं, फिर भी मुझे लगता है कि वो किताबों से दोस्ती करें, किताब जो है। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि क्लर्क का शव मिलने की बात सामने आई है। दरअसल बड़ी खबर इस वक्त की बलरामपुर से, जहां पर आपको बताते चले कि जंगल किनारे मिला है क्लर्क का शव।
बड़ी खबर जहां पर वाड्फनगर तहसील में पदस्थ था क्लर्क, सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। मौके से गायब मिला है मोबाइल फोन। पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बलरामपुर से, जहां पर जंगल किनारे क्लर्क का शव मिला है। वाड्फनगर तहसील में क्लर्क पदस्थ था। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और मौके से गायब मिला है फोन। बड़ी खबर इस वक्त की बलरामपुर से, जहां पर आपको बताते चले कि जंगल किनारे क्लर्क का शव मिला है और जहां पर वाड्फनगर तहसील में वो पदस्थ थे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में भी जुट गई है और दरअसल मौके से फोन भी बरामद नहीं हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, तस्वीरें बलरामपुर से हैं, जहां पर जंगल किनारे क्लर्क का जो शव है वो बरामद किया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। लगातार जांच पड़ताल भी जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।